गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड इनोवेशन मैनेजमेंट में आज जो अपन टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस सपोर्टिंग एंटरप्रेन्योर्स। यानी वो कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं फाइनेंशियल के जो कि एक एंटरप्रेन्योर को फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। तो उसके अपन सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं जो सपोर्ट करते हैं। पर उससे पहले जान लेते हैं वो क्या क्या सपोर्ट करते हैं, जैसे कि टेक्निकल गाइडेंस, फाइनेंस, इक्विपमेंट का सपोर्ट, ट्रेनिंग, मार्केटिंग। ये सारी चीज़ें ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं एंटरप्रेन्योर को, ताकि एक बिजनेसमैन जो है अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सके और स्टार्ट के साथ साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन जैसे स्ट्रेटजीज भी यूज़फुल वो क्रिएट कर सके। तो कई सारे इंस्टीट्यूशन हैं जैसे IDBI, IFCI, SIDBI, NSIC, SSIC, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, कोऑपरेटिव बैंक, ग्रामीण बैंक्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं IFSCI बैंक से। IFSCI जो है वो क्या है, 1948 में इस्टेब्लिश्ड हुआ था। इसका प्राइम जो काम वर्क है वो है कि असिस्टेंस देना इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पर। यानी कोई अगर बिजनेसमैन अपना इंफ्रा बनाना चाह रहा है तो उसके लिए सपोर्ट करते हैं। मर्चेंट बैंकिंग ऑपरेशंस को भी सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन के वेरियस फैक्टर्स को भी ये इम्प्रूव करने के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करवाते हैं। देन अगर किसी को प्रोजेक्ट इवेल्यूशन या फिर आइडेंटिफिकेशन, फार्मूलेशन, ऑपरेशंस, इम्प्लीमेंटेशंस, यानी किसी भी तरह की बिज़नेस के लिए कोई रिक्वायरमेंट है तो वो IFCI से हेल्प ले सकता है। दूसरा आता है आपका ICICI। ICICI 1955 में हुआ था। ये नॉर्मली लॉन्ग टर्म फंड्स देता है कैपिटल एसेट बढ़ाने के लिए। सिक्योरिटीज़ में भी डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए बहुत फेमस है ICICI। इसके अलावा ये एक बिजनेसमैन को गारंटर के तौर पे भी क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। इक्विपमेंट की लीजिंग या हायर परचेज़ ये भी लोग करते हैं। इसके अलावा बैकवर्ड एरियाज़ को ये लोग सर्वे करते हैं, और अगर कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर है जिनको क्रेडिट फैसिलिटी चाहिए तो उसको भी ये लोग अपनी क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। दैन IDBI 1964 में ये आया था। फाइनेंशियल असिस्टेंस है हर इंडस्ट्रीज़ के लिए। इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट देना, एक्सपेंशन देना, उनके लिए R&D, इन्वेस्टमेंट, रिसर्च एरियाज़, और जहाँ जहाँ उनको अगर एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट है और उसके लिए उनको फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो भी IDBI उनको सपोर्ट करता है। फिर बात करते हैं LIC जो कि 1965 में आया था। ये वही थोड़ा सा ये नॉर्मली क्लोज़ है, जो क्लोज लाइसेंस के रूप में काम करता है। वो लोग जो कि डायरेक्टली इंडस्ट्रीज़ के टच में रहते हैं और उनको एक तरीके से अंडर राइटर यानी थोड़ा सा बैक सपोर्ट के तौर पे उनके यहाँ काम आता है। जैसे LIC नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस के लिए है, और ये इंडस्ट्रीज़ में एम्प्लॉयज़ जो है उनको ज़्यादा अपना फेवर करते हैं ताकि उनको इंश्योरेंस दिया जा सके। इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट, या इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज़ जो भी है ऑर्गेनाइजेशन, उनको भी ये लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करते हैं उनको, ताकि किसी को इंफ्रा या इन बेसिस पे नुकसान नहीं हो। देन आता है आपका UTI, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1956 में ये चालू हुआ था। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज़ और आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटीज़ यानी सेकेंडरी मार्केट जो है वहाँ पे ये उनकी सिक्योरिटीज़ को बेचना और ख़रीदने का काम करते हैं। इसके अलावा जो बिजनेसमैन के पास कोई सिक्योरिटी ख़रीदनी है, कोई शेयर्स ख़रीदने हैं या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है, तो इस तरीके से UTI जो है ज़्यादा काम करता है। बेसिकली UTI जो है वो एंटरप्रेन्योर और एक बिजनेसमैन के रिस्क को कवर करने में ज़्यादा उसका एश्योरेंस है। देन आता है आपका SIDBI। SIDBI जैसे हमने पहले भी MB फर्स्ट में पढ़ा था, 1989 में स्टार्ट हुआ था। स्मॉल इंडस्ट्री जितने भी हैं उनको अगर डेवलप होना है, जैसे SSI यूनिट्स हैं, कोई टाइनी यूनिट्स हैं, कोई मीडियम स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, यदि वो अपना सेटअप करना चाहती हैं तो उसके लिए SIDBI सपोर्ट करता है। SIDBI उनके लिए टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट या फिर लोन असिस्टेंस या फिर एम्प्लॉयज़ उनको प्रमोट करते हैं। जो एम्प्लॉयज़ अगर उनको नहीं मिलते हैं उस अपनी इंडस्ट्री से, तो एम्प्लॉयज़ भी वो प्रोवाइड करवाता है सेमी अर्बन एरियाज़ में। यहाँ तक कि आपकी इंडस्ट्री की मॉडर्नाइजेशन और एक्सपेंशन में भी SIDBI हेल्प करता है। फिर आता है आपका NSIC। 1955 में पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर NSIC आया था, जिसका नॉर्मली काम किया था कि ये गवर्नमेंट के अंडर में सभी स्मॉल स्केल यूनिट्स को कवर करते हैं और उन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ जोड़ते हैं ताकि उसे एंसिलरी इंडस्ट्री यानी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के तौर पे उनको डेवलप करना, उनको अपग्रेड करना और
उनके जो वेस्ट मटेरियल है उससे उनके बिजनेसेस स्टार्ट करवाने में NSIC ज़्यादा हेल्प करता है। ऐसे ही टेक्निकल गाइडेंस के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूशन हेल्प कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए सीडो, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलप इंस्टीट्यूट्स। तो ये सब लोग भी क्या है बिजनेसमैन के लिए हेल्प कर रहे हैं फॉर स्टार्ट द बिजनेस, फॉर एक्सपेंशन, टेक्निकल गाइडेंस और सभी तरीके से, या मार्केटिंग, इन सब चीज़ों के लिए ये सारे इंस्टीट्यूशन जो है आपकी हेल्प कर रहे हैं। देन हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक लीगल इश्यूज़। लीगल इश्यूज़ में सबसे पहले आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब होता है वो सभी क्रिएशंस जो आपके माइंड ने क्रिएट करी थी, यानी जो कहीं से आपने कॉपी पेस्ट नहीं करी, किसी के देख के नहीं बनाई, किसी देख का मेथड यूज़ नहीं किया, यानी वो चीज़ इंडिविजुअल एंटिटी जो कि आपके माइंड से बर्थ हुई है, उसको हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में काउंट कर रहे हैं। तो ये जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी था ये मई 1995 में एक एग्रीमेंट, जनवरी 1995 में एक एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन इंडिया के साथ 100 कंट्रीज़ ऐसे थे और WTO कि यदि कोई बिजनेसमैन किसी इन मुल्कों में कोई अपना आइडिया डेवलप करता है, कोई ऐसे फार्मूला डेवलप करता है, कोई राइटिंग करता है, कुछ ऐसी चीज़ें, तो उनके इस आइडियाज़, इस क्रिएटिविटी, इस यूनिकनेस को वो लोग प्रोटेक्ट करेंगे और उनको कुछ राइट्स देंगे ताकि लोग उनके इस आइडिया को मिसयूज़ ना कर सकें, इनको कॉपी नहीं कर सकें, और उनके बेसिस पे उन्होंने ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को डेवलप किया था। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में क्या था, कुछ चीज़ें थी, यानी कुछ नॉर्मली उन्होंने क्या किया कि उसके अंदर उन्होंने कुछ मेथड्स को रखा। पहला क्या था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रोटेक्शन, यानी जिस भी पर्सन ने जो कोई एक आइडिया बनाया है उस स्टैंडर्ड को प्रोटेक्ट करना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इन्फोर्स करना, लॉ लागू करना, रेगुलेट करना, इन राइट्स को मेंटेन करना, यदि कहीं कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें तुरंत कार्रवाई की जाए, और 7 ऐसी चीज़ों को उन्होंने रखा जो कि इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंतर्गत इसको डिस्टिंग्विश करती है, यानी डिफ़ाइन करती है। सबसे पहले आती है आपकी कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट जो मटेरियल है वो सबसे पहले समझ लीजिए राइटिंग और आर्टिस्टिक, इन 2 चीज़ों पे दिया जाता है। जैसे आपने कोई पोएम लिखी हो, आपने कोई नॉवल लिखा हो, आपने कोई म्यूज़िक बनाया हो, आपने कोई पेंटिंग बनाई हो, या फिर आपने कोई सिनेमेटोग्राफिक वर्क किया हो, तो ऐसा कोई मटेरियल, राइटिंग वर्क या फिर कोई आर्टिस्टिक वर्क जो आपके माइंड से डेवलप हुआ है, उसको आप कॉपीराइट करा सकते हैं, यानी उस पर सिर्फ आपका अधिकार है। आपने कई बार देखा होगा जब आप नेट यूज़ करते हैं, कोई आप जर्नल या कोई पेज पढ़ते हैं, तो उसके नीचे एक लास्ट में फुटर पे C बना होता है। C का मतलब होता है कॉपीराइट। तो कॉपीराइट जो है सिर्फ रिटन और आर्टिस्टिक वर्क को ही दिया जा सकता है, ये बात आपको इसमें याद रखनी है। कौन कौन से हो सकते हैं कॉपीराइट मटेरियल? जैसे लिटरेसी, म्यूज़िकल, आर्टिस्टिक, मैप्स, फोटोग्राफी, सिनेमो, मोशन पिक्चर्स, ड्रामेटिक सिचुएशंस, कोरियोग्राफिक और कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ राइटिंग वर्क हो रहा है, कुछ आर्टिकल है, कुछ मैथोलॉजी है, इसलिए उन्होंने इसको भी कॉपीराइट कंटेंट दिया है। देन आता है आपका ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है आपके बिजनेस का वो साइन, वो सिंबल जो आपके गुड्स और सर्विसेज को दूसरों से अलग करता है, दूसरे बिजनेसमैन से अलग करता है। जैसे कोई वर्ड हो सकता है, कोई लेटर हो सकता है, कोई डिवाइस हो सकता है, कोई कलर हो सकता है, कोई 3D साइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि आपको आपके दूसरे के बिज़नेस से अलग करता है। जैसे हमने कई सारे लोगो सिंबल्स देख रखे हैं, जैसे हम देखते हैं मैकडोनल्ड का है, हुंडई का है, मर्सिडीज़ का है, कई सारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के अपने अपने एक लोगो बना रखे हैं, अपने साइन बना रखे हैं। तो कोई उसको क्या है, ट्रेडमार्क है, तो वो उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता। दूसरी बात, जो ट्रेडमार्क है वो 7 साल तक के लिए आपका क्या होता है, ट्रेडमार्क आपको मिलता है, लाइसेंस या आपको एग्रीमेंट मिलता है। 7 साल के बाद आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है। इसके अंदर कंपलसरी लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडमार्क परमिटेड नहीं है, यानी आपके पास ही इस चीज़ का हक रहेगा 7 साल के बाद, लाइफ टाइम। ये एक प्रोसेस है, तो ये परमिशन नहीं है, आपको हर 7 ईयर्स के बाद इसको वापस रिन्यूअल कराना पड़ेगा। देन आता है पेटेंट। पेटेंट जो होता है ये गवर्नमेंट देती है, करती है किसी इन्वेंटर को कुछ इन्वेंट करने पर। ये क्या है, एक तरीके से राइट है ऑनर के पास कि यदि उसने कुछ ऐसी चीज़ डिज़ाइन करी है
जो या ऐसा कुछ इन्वेंशन किया है जिससे कहीं ना कहीं सोसाइटी या फिर और लोगों को एनकरेज मिल सकता है या एनकरेज हो सकते हैं। तो इसके अंदर पेटेंट के अंदर क्या है, उस पेटेंट जो भी उसने इन्वेंशन किया है उसको ना तो कोई बंदा यूज़ कर सकता है, ना ही उस चीज़ से रिलेट को वो कुछ बना सकता है, ना ही वो किसी को और को सेल आउट कर सकता है। ये जो है पेटेंट, ये भी एक लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम तक मिलता है। दूसरी बात, ये एक्सचेंज नहीं हो सकता। मान लीजिए मैंने कुछ इन्वेंशन किया और मैंने पेटेंट कर लिया, तो मैं पेटेंट जो है किसी और को नहीं दे सकता कि सर अब इसको आप दे दो, इशू कर दो, ऐसा नहीं हो सकता। सो ये जैसे हमने कहा कि एक स्पेसिफाइड पीरियड तक है। तो यदि आपने कुछ ऐसी चीज़ जैसे हमने देखा है कि नॉर्मली इंजीनियर्स कुछ चीज़ डिज़ाइन करते हैं, साइंटिस्ट कुछ चीज़ बनाते हैं, इन्वेंट करते हैं, तो ये सबसे पहले अपने चीज़ों को क्या करते हैं, पेटेंट करा लेते हैं। तो ऐसा कोई इन्वेंशन जो पहली बार कभी किया हो और आप उसको पेटेंट करा ले रहे हैं या आपने ही किया है, तो इसको कोई और पर्सन यूज़ नहीं कर सकता। देन आता है ट्रेड सीक्रेट्स। ट्रेड सीक्रेट्स का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो पब्लिक के लिए नहीं है, ना ही वो किसी और कंपनी के लिए है। ट्रेड सीक्रेट में कहा जाता है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि आपकी बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपको दूसरों से अलग करती है और आपकी इकोनॉमिक यानी आपको प्रॉफिटेबल अर्न करने में वो आपकी मदद करती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन को ट्रेड सीक्रेट्स कहा जाता है। तो इसके अंदर ट्रेड सीक्रेट्स के अंदर कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे जो पब्लिक के लिए नहीं हो, जिसका बेनिफिट सिर्फ आपको मिल सकता है इन टर्म्स ऑफ मनी और मॉनेटरी, और जिस चीज़ को आप कारणवश छुपाना या सीक्रेट रखना चाह रहे हैं, तो उसको कहा जाता है ट्रेड सीक्रेट्स। यानी कि आपने देखा होगा कई बार हर किसी बंदे के पास एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ है। जैसे मान लीजिए एक किसी रेस्टोरेंट में आप गए, वहाँ पे उसकी दाल को बहुत अच्छी लगती है, आप उससे पूछेंगे भैया आप ये दाल कैसे बना रहे हो, तो वो क्या बोलता है, वो बोलता है कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट है। तो वो जो टेस्ट की वजह से जो कंटेंट या इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल रहा है, ऐसे क्या इंग्रेडिएंट्स वो डाल रहा है जिसकी वजह से दाल टेस्टी बन रही है, वो किसी को भी वो लीक करना नहीं चाह रहा, तो वो उसको क्या मान रहा है, ट्रेड सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन। तो यदि उसने उस चीज़ का कोई ट्रेड सीक्रेट या बना रखा है, राइट ले रखा है, और वो कोई पर्सन उसके इंफॉर्मेशन को लीक करने की कोशिश करता है, तो वो ऑफेंस माना जाता है। देन आता है लाइसेंसिंग। लाइसेंसिंग का मतलब है आपने किसी चीज़ का लाइसेंस ले रखा है तो आप बन जाते हैं लाइसेंसर। और यदि आप किसी दूसरे पर्सन को आपकी उस पर्टिकुलर थिंग को या गुड्स को यूज़ करने की परमिशन दे रहे हैं, तो वो आपसे क्या लेगा, उस चीज़ की लाइसेंसिंग करेगा, तो वो बन जाएगा लाइसेंसी। तो लाइसेंसर के लिए ज़रूरी क्या है कि इट इज़ एन ऑथराइजेशन बाय द लाइसेंसर टू यूज़ लाइसेंस मटेरियल। तो एक लाइसेंसर जो होगा आपको उसकी परमिशन लेके ही उस पर्टिकुलर थिंग को यूज़ करने की परमिशन मिल सकती है, वरना भी ये क्या होगा, एक ऑफेंस और क्राइम के अंतर्गत माना जाता है। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि हर पर्सन के पास कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो लाइसेंसर जो होता है वो उस अपॉर्चुनिटी को अपने लिए रख लेता है। अब आपको लगता है कि इस चीज़ में अपॉर्चुनिटी है, तो आपको वो काम करने के लिए उससे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। अब आता है आपके पास फ्रेंचाइजी। फ्रेंचाइजी क्या है, फ्रेंचाइजी धीरे धीरे क्या हुआ, अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने का एक तरीका बना, जो हमने देखा आजकल कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जो अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए फ्रेंचाइजी सिस्टम यूज़ करते हैं। फ्रेंचाइजी सिस्टम का मतलब क्या है, जो फ्रेंचाइजी पर्सन है, जो मेन बिजनेस ओनर है, वो किसी और अदर पर्सन को अपने बिज़नेस की इन चीज़ों को यूज़ करने की परमिशन आपको दे रहा है। तो यदि हम उसको लाइसेंस के टर्म में माने, तो आप हो गए लाइसेंसर, और जो आपकी बिज़नेस की फ्रेंचाइजी ले रहा है वो बन गया लाइसेंसर। फ्रेंचाइजी जो है वो आपके कुछ चीज़ों का लाइसेंस ले लेगा और उसको यूज़ कर रहा है। कौन कौन सी हो सकती हैं, जैसे आप जैसे हमने देखा कि सबवे जो सैंडविचेस एंड सैलेड को यूज़ कर रहा है, मैकडोनल्ड फ्रेंचाइजी सिस्टम देता है, यानी मैकडोनल्ड की जो भी नॉर्म्स हैं, जो उसके मेन्यू है, जो उनका फूड मटेरियल है, उसका यूज़ करने के लिए वो आपको एक लाइसेंस दे रहे हैं उस पर्टिकुलर समय तक कि आप इस नाम से चीज़ें को बेच सकते हैं। ऐसे ही डंकिन डोनट, सर्पो, हैम्पटन इन्स एंड स्वीट्स।
सो कई ऐसे नेम्स हैं जो कि फ्रेंचाइज सिस्टम देते हैं और अपने चेन को बढ़ाने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मदद कर रहे हैं।